क्वेश्चंस पर सम कांसेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कांसेप्ट को बढ़ाने वाले फॉर्मूले पर पकड़ करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है या पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 हमारा आ चुका है इस चैप्टर की बढ़ती हुई सीरीज के साथ। और वादे के मुताबिक आज हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा उस पर कह सकते हैं, और जिसमें से लास्ट लेक्चर में जो अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था उस पे से उसके तो न्यूमेरिकल्स आते ही आती है। उससे पहले का आप समझ कह सकते हो कि वो थ्योरी पार्ट ज्यादा था, इसलिए वहां से इतना कुछ नहीं आया। उससे आप जो है एमसीक्यूज में कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड जो है क्वेश्चंस जरूर देख सकते हो आप वहां से, लेकिन न्यूमेरिकल्स की अगर बात आती है तो वो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। सम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट को बढ़ाने वाले फॉर्मूले पर पकड़ करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन चार्जिंग ऑफ मेटलिक बॉल विथ 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज? क्या मतलब हुआ इसका कि अगर किसी भी मेटलिक बॉल को 1 कूलम्ब चार्ज देते हैं तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 1 कूलम्ब चार्ज दे रखी है। तो ये बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाएंगे। 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो आपको पता है उसमें अगर कुछ नहीं होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। हमें देना है उसको पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज ही आएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट कर देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। तो बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले कि 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ट्राई करो इसको। इसमें इसका हिंट जो है वो ये है कि इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है हमारे पास Q बराबर NE, जो कि क्या होता है? Q इक्वल्स टू NE, यही था हमारे पास। जहां पर N क्या होता था? इंटीजर। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे लास्ट लेक्चर में, तो कुछ कुछ वैसा ही है। यहां से हमको N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। E की वैल्यू आपको पता ही होती है। E की वैल्यू कितनी होती है सर? ट्राई कर लो इसको फटाफट। स्टार्ट करता हूं फिर मैं। 1 2 3 4, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। और E की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि किससे भी आई थी? जो कि हमारे पास मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी हमने देखी थी। उन्होंने कितनी निकाली थी, और एक्सपेरिमेंटली फिर यही आई थी। उनके कुछ करीब आई थी, और ये मतलब बहुत सटीक था, बहुत क्लोज ही था, ज्यादा नहीं था। मतलब उस समय भी उन्होंने निकाल ली थी अपने एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें ये वैल्यू इसमें रखते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है सर? 1 कूलम्ब है, और 1 कूलम्ब इक्वल्स टू n इंटू 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19। n की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 1 बाय, देखो इधर भी कूलम्ब है तो कूलम्ब से कूलम्ब तो वैसे हट जाएगा। अरे सेम यूनिट है ना, यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो 1 ये आ जाएगा इक्वल्स टू n। ठीक है सर, हाँ सर, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करते हैं, देखो तरीका समझना है ना। ये पावर जो है ना, इसको पहले अलग ही भेज दिया करो। तो इधर क्या बचा? 1 बाय 1.6, और पावर देखो 10 टू दी पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाकर के एक इसमें बन जाएगी पॉजिटिव में, ये हो जाएगी कुछ n की वैल्यू। और इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अब आप देखो, छोटी मोटी कैलकुलेशन, 12वीं क्लास के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशंस तो आपको आनी चाहिए। तो फाइनली ये जो आपके पास निकल कर आता है इसका आंसर, वो कुछ ये निकल करके आता है। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा और इसको पीछे से ले लेता हूँ, देखो समझो है ना। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करने का वो आएगा सर आपके पास 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इक्वल्स टू n। अब जो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या था? उसमें यही चीजें तो बताते हैं कि ऐसी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती, यानी कि जो आपके पावर से जो पहली जो टर्म लिखी हुई होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ होता है, वो 0 टू 9 के बीच में हो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए अब 0 टू नहीं, 1 टू 9 के बीच में हो तो अच्छा लगता है। तो ये 0 से 1 से छोटी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट आगे ले आएंगे इस तरह, और उसके लिए हमको एक जीरो की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको पता है 0.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे सरक जाता है। जितने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही टाइम्स जो है ये आगे सरक जाता है। तो एक 10 अगर ले लेंगे तो एक टाइम्स आगे सरक जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.25, और एक जीरो ले लिया, और कितने जीरो बच गए? अरे 19 जीरो थे, एक जीरो ले लिया तो 18, इसलिए तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। दिस इज योर आंसर।
कि साहब आपके पास 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें ट्रांसफर होंगे, तब जाकर के आपके पास 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें बनेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास ट्रांसफर होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास ट्रांसफर होंगे, एमिट होंगे, तब जाकर के आपके पास 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि साहब वन एन ऑब्जेक्ट इज charged, an object is charged so that its mass increase by 9.1 nanogram। I hope वीडियो चल रहा होगा। हाँ यह चल रहा है। An object is charged so that its mass increase by, इस एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से चार्ज, वैसे तो चार्ज ट्रांसफर होता ही मास ट्रांसफर के साथ है, तो चार्ज किया गया जिसकी वजह से उसका जो मास है वो कुछ इतने ग्राम बढ़ गया। क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं, ये बहुत कम है, नैनो है। यहाँ पे एन का मतलब है नैनो, और 9 देखो नैनो है, एन का मतलब क्या है यहाँ पे नैनो, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर कितनी है -9, यानी कि बहुत ज्यादा ही पॉइंटों में बढ़ा है, बहुत 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 कम बढ़ा है, यानी कि 0.000 ऐसे करके 8 बार 0 फिर 1 आएगा। समझ रहे हो कितना छोटा है? बहुत छोटा है ये, फिर जाके 1 ऐसे, तो इतने बहुत कम ही बढ़ता है। और ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने एक फैक्ट पढ़ा था कि चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास ट्रांसफर। अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो उसके साथ मास ट्रांसफर जरूर हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए बोला गया है कि चार्ज ट्रांसफर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। अगर चार्ज हो रहा है तो मास में भी बहुत ही कम, बट जरूर रूप से स्लाइटली ही सही, लेकिन पक्के रूप से कुछ ना कुछ मास में चेंज आएगा ही आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यह है इसका। तो एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो दैट इट्स मास इंक्रीज। अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। अरे यार इंक्रीज हो रहा है, और अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी से चार्ज होता है, तो अगर मास बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे कि आ रहे होंगे? अरे आएंगे तभी तो मास कुछ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है या पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो रहा है वो किस नेचर का हो रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, यानी कि अब मैंने आपको सेकंड वाले के इसकी आंसर तो पहले ही बता दिया। खैर, अपन इस पर करते हैं कि मास इंक्रीज हो रहा है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको जो है प्रोवाइड किएंगे। तो मास में इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसको बोलते हैं बच्चों चेंज इन मास। ये जो साइन होता है ना इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी कि बेसिकली ये किसको शो करता है? चेंज को शो करता है। यार 11th पढ़ के आए हो, ये सारी चीजें तो आपको पता हो, लेकिन मेरी आदत है कि बताए जाने की अगर कुछ भी शंका हो जरा सी भी वो छूट ना जाए साल, इसलिए खैर कोई बात नहीं। तो चेंज इन मास क्या होगा सर? चेंज इन मास है हमारे पास 9.1 नैनोग्राम, और नैनो का मतलब मैंने आपको बताया 10 टू दी पावर माइनस का 9 होता है, उतने ग्राम है ये। ठीक है सर, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोवाइडेड। देखो माना कि कुछ n इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे एक, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट वही होती है, तो डेल्टा एम कितना मान लिया? इतने। अब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन मास हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ का n टाइम्स रहा होगा। अरे कुछ मान ले n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो एक मास का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर -31 केजी। माना कि कुछ n आए हैं, उन सभी का मिलाकर के जो मास होगा उतना ही तो बड़ा होगा। अरे यार नहीं आया, देखो ये माना कि यहां पर कुछ n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो इस ऑब्जेक्ट पर आ रहे हैं, तो इसका मास जो है वो कुछ बढ़ गया, जैसे मान लो x बढ़ गया, जैसे मान लो 4 बढ़ गया, इसको मान लो 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया। और मैं बोल रहा हूं कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ वन बॉल जो है वो कुछ 1 यूनिट है। तो अगर 10 बढ़ा है तो कितनी बॉल्स आई होगी? 1 इंटू 1 ऐसे करके 10 बॉल्स आई होगी। बस यही तो बताना चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास रहा होगा उसको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही तो बढ़ा होगा मास। सीधी सी बात है, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। कंसेप्चुअली अपन कह सकते हैं कि हमारा माइंड इस चीज को जो है सेटिस्फाइड कर रहा है कि हाँ सीधी सी बात है यार,
एक इलेक्ट्रॉन का मास कुछ रहा होगा, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उतना ही तो मास बढ़ेगा घटेगा। यहाँ पर बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ लिख देंगे, कहीं पर घट रहा होगा तो वो उतना ही घटेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले होंगे। यहाँ पर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सीधी सी बात। तो क्या हो गया सर, 9.1 टाइम्स 10⁻⁹ और n, यही तो अपन को निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोवाइड किए गए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है क्या यार, ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, इसको तो अब आपको पता ही होना चाहिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसको नीचे करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया सर हमारे पास, बताओ कितना आ गया, 9.1 से 9.1 कैंसिल, इसको ऊपर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -9, और इसको भेजेंगे तो +31। देखो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के आपस में जो है अपन ओला सोली करते हैं, यानी कि लेन देन कराते हैं। नीचे की ऊपर जाएगी तो भी साइन बदल जाएगा, ऊपर की नीचे आएगी तो भी साइन बदल जाएगा, पावर का याद रखना। ठीक है, ये किसके बराबर है, n के। तो 31 में से -9 करोगे तो कितना आ जाएगा, यार में सुनोगे 2, यानी कि अपने पास कितना आ गया, 27 आ गया, 27 ही आएगा ना, अबे 22 आएगा, दो बचते हैं ना, हाँ 22। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी प्लस का बचेगा ना, देखो प्लस का 31 है, प्लस का 31 है ना, तो प्लस का 30, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या हुए होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास ट्रांसफर होंगे। ये पावर में है ना, 10⁻²2, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए बचे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तब जाकर के आपके पास ये किसकी संख्या आई है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तब जाकर के उसका मास जो है वो 9.1 नैनोग्राम से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होएगा यानी कि बढ़ेगा। अब इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो वैल्यू ऑफ चार्ज भी निकाल लेते हैं कि मास तो बढ़ रहा है लेकिन अब चार्ज कितना हो गया उस पे, तो वो भी बता दो हमको साथ ही साथ। तो वो कैसे निकालेंगे सर, वो भी देख लीजिए आप। तो हमको पता है कि चार्ज कितना होता है, हमको पता है इसका जो चार्ज है वो होता है सर हमारे पास Q = Ne। तो कितना चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 10⁻22, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना आ गया, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 और प्लस का 22 कूलम। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर हमारे पास 1.6 टाइम्स 10⁻, अब 22 में से 19 गए तो 20, 21, 22, तो ये आ गया 10⁻3। इतने कूलम चार्ज जो है वो उस पर आया होगा, और नेचर क्या होगा उसका, नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेचर भी लिख सकते हो आप, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, are provided to the object, since electrons are provided to the object, so there will be negative charge, so there will be negative charge occurred, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पर आया होगा, इतना इतना आया होगा, लेकिन इतना ही नेगेटिव आया होगा, इतना ही नेगेटिव आया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है इतना। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है चार्ज का कि इतना आया है, लेकिन ये इसी अमाउंट का नेगेटिव आया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट ये क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 2 3 4। हाँ, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि हाउ मच पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, और इसको मान लिया कि माना कि उस 1 कप ऑफ वाटर में कुछ 250 ग्राम वाटर आ रहा है, तो उस 250 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव या ऐसे कह लो कि कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहा होगा। सर ऐसे क्यों कह रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि बच्चों वाटर है, वाटर न्यूट्रल है, वाटर में अपन, वाटर को अपन ने कुछ चार्ज नहीं कर रखा, तो वो न्यूट्रल स्टेट में ही है, तो या तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जितने भी रहे होंगे उतने ही, मतलब जितने भी रहे होंगे कुछ एक्स, लेकिन जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही होंगे, और प्रोटॉन्स है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा और उतना ही कुछ नेगेटिव चार्ज भी रहा होगा, इसलिए बोल रहा है कि कितना पॉजिटिव या ऐसे कह लो कि कितना नेगेटिव चार्ज, यानी कि बेसिकली अपन को अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है अपन को।
ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ही। अब देखो प्रोटॉन पर भी कुछ ई ही चार्ज, अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम ही होता है, इस पर भी ई ही होता है, इस पर ई होता है, बस साइन का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई होता है, इस पर कुछ प्लस ई होता है। ई की क्या वैल्यू है वो आपको पता है, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। तो होता तो ई ही है दोनों पर, अरे मैग्नीट्यूड तो ई ही होता है, बस नेचर का ही तो फर्क है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले आप ट्राई कर लो। आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। 1 2 3 4, चलो ट्राई कर लिया। तो देखो क्या कह रहा है सॉल्यूशन। अपने पास क्या है, 250 ग्राम वाटर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर क्या होता है। तो वाटर हमें पता होता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर H2O। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, सही बात। इसका मोलर मास हमको पता है क्या सर, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है सर, मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम। इसका मतलब क्या है, कैसे निकला सर ये 18 ग्राम। देखो केमिस्ट्री की चीज है, फिर भी बता देता हूं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए 1 की जगह 2 कर लो, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। तो इस प्रकार से निकालते हैं। मोलर मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है, भले ही आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आपको जो है शायद ही ये चीज पता हो, ठीक है। वो क्या होती है, वो ये होता है कि मोलर मास का एक्चुअल मतलब ये होता है कि एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास या एटम्स का। अरे मोल, देखो मोलर का मतलब तो मोल तो यहां पर आ गया। अब यहाँ पे चाहे एटम्स ले लो मॉलिक्यूल्स ले लो, क्योंकि मोल तो एक संख्या होती है, एक मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही तो होते हैं। 6.022 ले लो, 6.023 कैसे भी ले लो, 10 टू द पावर 23 होते हैं। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास, इसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक मोल मॉलिक्यूल्स। यहां पर मैं मॉलिक्यूल्स क्यों लिख रहा हूं, कोई बताएगा मॉलिक्यूल्स क्यों लिख रहा हूं, एटम क्यों नहीं लिख रहा। क्योंकि क्योंकि H2O जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है। H2O जो है वो एक क्या है, मॉलिक्यूल है। अरे सिंगल एटम थोड़ना है, दो एटम है, दो या दो से अधिक एटम है, इसलिए मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 18 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स हुए, एक मोल मॉलिक्यूल्स हुए। एक मोल मॉलिक्यूल्स यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। हाँ ना बोल भैया, यस सर। Na मॉलिक्यूल्स मौजूद हुए 18 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जैसे अपन 8वीं 9वीं की मैथमेटिक्स में करते थे, बस वही काम यहाँ पे आपको करना है। 18 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग Na मॉलिक्यूल्स है, तो 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा का देके कम का पूछते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो Na 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, Na ये वाली वैल्यू बाय 18, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हाँ ना बोल भैया, अरे यही तो करते थे। 12 केले 12 रुपए के हैं, तो एक केला 12/12 ही तो करते थे। या 12 केले 24 रुपए के हैं, तो एक केला कितने का आएगा, 24/12, 2 रुपए का। सिंपल, वही तो किया है मैंने, ठीक है। ऐसे डाउट, ऐसे शिकन मत लाया करो माथे पर, डाउट आए तो पूछ लिया करो। क्या देखो, 1 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग Na/18 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अपन को दे रखा है 250 ग्राम वाटर, तो 250 ग्राम वाटर के कोरस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na/18 टाइम्स 250, इतने मॉलिक्यूल्स। हाँ ना बोल भैया, अरे यही तो करते थे छोटी कक्षा की गणित में, यही तो सब चलता था। तो अपने पास 250 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास आ गए। अब देखो बढ़ते हैं अब अपन चार्ज पर। पहले तो अपन ने निकाल लिया कि हाँ अपने पास जो गिवन मास ऑफ वाटर है उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या तो अपन ने निकाल ली। अब आते हैं अपन चार्ज पे। तो भैया एक मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है सर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, ये किसके मॉलिक्यूल्स है, ये H2O के ही तो मॉलिक्यूल्स है, और किसके, 1 मॉलिक्यूल H2O कंटेन्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या मौजूद है सर, दो तो ऑक्सीजन एटम्स है, और सॉरी एक एक ऑक्सीजन एटम्स है और दो H एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स। इसमें होते हैं सर 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। इसमें होते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। अरे दोनों का एक एक हो गया ना, ऐसे करके। आना बोल भैया, इसलिए ही बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा था। तो इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में क्या आ जाएगा सर,
टोटल टोटल कितने मान लेते हैं, कुछ कुछ भी मान लो, अब या तो आप इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लो या प्रोटॉन को कर लो, क्योंकि दोनों पर अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही होता है। तो टोटल कितने चार्ज मौजूद हो गया, 8 प्लस 2 यानी कि कुछ 10 ई गुलाम चार्ज आ गया, 10 ई कुलाम चार्ज आ गया। 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। अब या तो आप इसको कंसिडर करोगे तो भी आपको ई ही लिखना पड़ेगा, इसको कंसिडर करोगे तो भी ई, क्योंकि दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो कितना होता है, ई ही होता है। अब इधर प्लस आ जाएगा अगर आप प्रोटॉन को कंसिडर करोगे, माइनस आ जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करोगे। सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड से मतलब है अपन को, क्योंकि हाउ मच पूछा है, नेचर नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल पर कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज मौजूद है, इतना। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के, इतने। तो एक पर इतना है, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो पूरे पर कितने हो जाएंगे टोटल मॉलिक्यूल्स पर, अगर एक पर इतना है तो। सो Na by 18 times 250 molecule of H2O contains, तो इतने पूरे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, अगर एक पर इतना है तो कंटेन्स टोटल चार्ज इक्वल्स टू 10 ई इंटू ये एक का चार्ज इतनू टाइम्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, Na की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 10 लिख लो पहले तो, फिर E की वैल्यू लिख लो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम ऑफ चार्ज, फिर Na की वैल्यू लिख लो 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 बाई 18, फिर 250 की 250 एज इट इज आ गया, 250 का 250 एज इट इज आ गया, ये क्या है, ये 23 है। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, इसको अब अपन कैलकुलेट करते हैं एक बेहतरीन कैलकुलेटर जिसे कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ, ठीक है, आपके बीएससी वगैरह में ये काम में आएगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास रखा है इसलिए मैं इससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि फोन में तो वीडियो शूट हो रहा है तो कैलकुलेटर ही लेना पड़ेगा, या फिर दूसरा फोन ले आओ मम्मी का, फिर मम्मी क्या देखेगी इसलिए हम अपन कैलकुलेटर ही ले लेते हैं। खैर देखो, तो मजाक से हट के 6.02, देखो पहले तो 10 की तरफ, अब सॉल्व करने का तरीका समझो ना, पहले 10 की चीजें एक तरफ कर लिया करो, तो 1 पॉइंट, अब 10 के अलावा जो चीजें है उसको एक तरफ कर रहा हूं मैं पहले, नीचे है बाई 18 और ऊपर है 250, और 10 की पावर क्या क्या है सर, यहां पर तो है 10 की पावर 1, फिर है 10 की पावर माइनस 19, और इधर है 10 की पावर 23, ये सारी न्यूमरेटर में है, इसलिए सारी की सारी मैंने एड ऑन कर दी, ठीक है। इस पूरे को अपन को सॉल्व करना है, तो ये पूरा जब अपन सॉल्व करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये कितना आ गया, ये आ गया कुछ अपने पास 2408, 2408 और 0.8, और बाय क्या आ गया 18, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 23 और 1 24, 24 माइनस 19 कितने हो गए, 24 माइनस 19 कितने हो गए, 9 और 5 14 होते हैं, तो ये 5 हो गए अपने पास, 24 माइनस 19 हो गए 5, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड बाय आप इसको क्या करना पड़ेगा आपको 18, तो ये आ गया आपके पास 133.8 और 2 टाइम्स 10 टू द पावर 5। अब मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये वाली जो नंबर होती है 10 की पावर से पहला, जिसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, ये आपकी 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, इसलिए अब अपन इसको 2 पॉइंट पीछे सरकाएंगे। तो बच्चों जब पॉइंट आगे सरकता है तो जीरो काम में लेते हैं, लेकिन जब पीछे सरक रहा है तो जीरो एड ऑन करने पड़ेंगे, तो 2 बार पीछे जा रहा है, पॉइंट 2 टाइम्स पीछे जा रहा है, तो 2 जीरो ऐड कराने पड़ेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रटने की आवश्यकता तो है नहीं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, बात कुछ ही नहीं हुई, बदला कुछ ही नहीं, 1 ही होएगा कट करके। लेकिन इससे हुआ क्या, नीचे वाले जो 10 की पावर 2 है उससे मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट्स पीछे सरका सकता हूं, और ये वाले जो 10 की पावर 2 है वो इसमें एड ऑन हो जाएगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1.338 टाइम्स 10 की पावर 7, इतना चार्ज जो है, इतने कुलाम चार्ज जो है वो आपके पास प्रेजेंट रहेगा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस एक तरीके से अच्छे खासे है, समझने लायक है, कंसेप्ट की बिल्डिंग करते हैं, बेसिक चीजें को आपको जो है क्लियर करते हैं, इसलिए आपको जरूर करना चाहिए इसको ट्राई, हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो, आ तो सकते हैं, संभावना तो है क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।